हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप बढ़िया और एकदम मज़े में होंगे। तो आइए बच्चों, एक बहुत अच्छी कहानी पढ़ने वाले हैं। कहानी का शीर्षक है भ्रष्टाचार। बहुत अहम मुद्दा है बच्चों, भ्रष्टाचार। इस पर तो कहानियाँ आनी ही चाहिए, लेख होने ही चाहिए और आपको इसके बारे में जानकारी होनी ही चाहिए। तो आइए बढ़ते हैं अपनी इस कहानी की ओर। तो बच्चों, प्रस्तुत कहानी के माध्यम से लेखक ने भ्रष्टाचार जैसी गंभीर समस्या को हम सबके सामने रखा है। साथ ही मानव स्वभाव से भी परिचित कराया है कि किस प्रकार वे अपनी सुविधा अनुसार अपने विचारों और आदर्शों को बदल लेता है। लेखक ने संदेश दिया है कि भ्रष्टाचार मुक्त समाज को बनाने के लिए सबसे पहले हमें स्वयं को बदलना होगा। तो चलिए अपने इस पाठ को शुरू करते हैं। बच्चों, एक राज्य में हल्ला मचा था कि भ्रष्टाचार बहुत फैल गया है। राजा ने एक दिन दरबारियों से कहा, प्रजा बहुत हल्ला मचा रही है। हल्ला मचाना है नहीं, शोर मचा रही है प्रजा। प्रजा यानी कि जनता बहुत शोर मचा रही है कि सब जगह भ्रष्टाचार फैला हुआ है। हमें तो आज तक कहीं नहीं दिखा, तुम लोगों को कहीं दिखा हो तो बताओ। दरबारियों ने कहा, जब हुजूर को नहीं दिखा तो हमें कैसे दिख सकता है? राजा ने कहा, मुझे तो भ्रष्टाचार नजर नहीं आया, बताओ तुम्हें दिख रहा है? तो दरबारियों ने कहा, नहीं सरकार, आपको नहीं दिख रहा तो हमें भी नहीं दिख रहा। राजा ने कहा, नहीं, ऐसा नहीं है। कभी कभी जो मुझे नहीं दिखता है वो तुम्हें दिखता होगा। जैसे मुझे बुरे सपने नहीं दिखते, पर तुम्हें तो दिखते होंगे। दरबारियों ने कहा, जी दिखते हैं, पर वह सपनों की बात है। राजा ने कहा, फिर भी तुम लोग सारे राज्य में ढूंढ कर देखो कि कहीं भ्रष्टाचार तो नहीं है। अगर कहीं मिल जाए तो हमारे देखने के लिए नमूना लेते आना। उन्होंने कहा, हमारे लिए सबूत लेते आना कि कहाँ है भ्रष्टाचार, हम भी तो देखें कि कैसा होता है भ्रष्टाचार। राजा ने कहा, नमूना लेके आना, भ्रष्टाचार कैसा होता है मैं देखूंगा जरूर। एक दरबारी ने कहा, हुजूर वह हमें नहीं दिखेगा, सुना है वह बहुत बारीक होता है। बारीक यानी कि बहुत ही छोटा होता है। एक दरबारी ने कहा, हमें भी नजर नहीं आएगा, कहते हैं वो बहुत छोटा होता है। हमारी आंखें आपकी विराटता देखने की इतनी आदी हो गई हैं कि हमें बारीक चीजें नहीं दिखती हैं। उस दरबारी ने कहा, आपकी इतनी भव्य विरासत को हम देखते रहते हैं तो छोटी छोटी बारीक चीजें हमें दिखती ही नहीं है। हमें भ्रष्टाचार दिखा भी तो उसमें हमें आपकी ही छवि दिखेगी, क्योंकि हमारी आंखों में तो आपकी ही सूरत बसी है। पर अपने राज्य में एक जाति रहती है जिसे विशेषज्ञ कहते हैं। विशेषज्ञ यानी कि एक्सपर्ट, किसी चीज के एक्सपर्ट को विशेषज्ञ कहा जाता है। इस जाति के पास कुछ ऐसा अंजन होता है कि उसे आंखों में आंच कर वे बारीक चीज भी देख लेते हैं। मेरा निवेदन है कि इन विशेषज्ञों को ही हुजूर भ्रष्टाचार ढूंढने का काम सौंपे। तो उस दरबारी ने क्या कहा, इन विशेषज्ञों को ही भ्रष्टाचार ढूंढने का काम सौंपा जाए। राजा ने विशेषज्ञ जाति के 5 आदमी बुलाए और कहा है, सुना है हमारे राज्य में भ्रष्टाचार है, पर वह है कहाँ, यह पता नहीं चलता। तुम लोग उसका पता लगाओ, अगर मिल जाए तो पकड़कर हमारे पास ले आना। विशेषज्ञों ने उसी दिन से छानबीन शुरू कर दी। 2 महीने बाद वह पुनः दरबार में हाजिर हुए, यानी कि वो दोबारा से दरबार में आए। राजा ने पूछा, विशेषज्ञों तुम्हारी जांच पूरी हो गई? जी सरकार। क्या तुम्हें भ्रष्टाचार मिला? राजा ने कहा, जी बहुत सा मिला। राजा ने हाथ बढ़ाया, लाओ मुझे भी दिखाओ, देखूं कैसा होता है। विशेषज्ञ बोला, वह स्थूल नहीं, सूक्ष्म है। सूक्ष्म नहीं, छोटा है, अगोचर है, पर वह सर्वत्र व्याप्त है। अगोचर है यानी कि दिखता नहीं है, लेकिन सब जगह मौजूद है। उसे देखा नहीं जा सकता, अनुभव किया जा सकता है। ने कहा, राजा जी उसे देखा नहीं जा सकता, अनुभव फील किया जा सकता उसे। राजा सोच में पड़ गए, बोले, विशेषज्ञों तुम कहते हो कि वो सूक्ष्म है, अगोचर है और सर्वव्यापी है, क्या भ्रष्टाचार अब सब जगह हो गया है? विशेषज्ञों ने कहा, हाँ महाराज, अब भ्रष्टाचार सब जगह हो गया है। एक दरबारी ने पूछा, पर वह है कहाँ, कैसा अनुभव होता है? विशेषज्ञों ने जवाब दिया, वह सर्वत्र है। सर्वत्र यानी कि सब जगह मौजूद है, जहां देखो वहां भ्रष्टाचार है। वह इस भवन में है, वह महाराज के सिंहासन में भी है। सिंहासन में है कहकर राजा साहब उछलकर दूर खड़े हो गए। विशेषज्ञों ने कहा, हाँ सरकार, सिंहासन में भी है,
पिछले माह इस सिंहासन पर रंग करने के लिए जिस बिल का भुगतान किया गया था वह बिल झूठा था। वह वास्तव में दुगने काम का था, यानी कि काम एक हुआ लेकिन बिल 2 गुना बनाया गया। दुगना यानी कि 2 गुना बनाया गया। आधा पैसा बीच वाले खा गए, यानी कि बीच वाले लोग जो है वो आधा पैसा खा गए। आपके पूरे शासन में भ्रष्टाचार है और वह मुख्यतः घूस के रूप में है। घूस यानी रिश्वत के रूप में मौजूद है। विशेषज्ञों की बात सुनकर राजा चिंतित हो गए और दरबारियों के कान खड़े हो गए। राजा ने कहा, यह तो बड़ी चिंता की बात है। हम भ्रष्टाचार बिल्कुल मिटा देना चाहते हैं, यानी कि उन्हें मिटाना चाहते हैं। विशेषज्ञों, तुम बता सकते हो कि वह कैसे मिट सकता है? विशेषज्ञों ने कहा, हाँ महाराज, हमने उसकी भी योजना तैयार की है। भ्रष्टाचार मिटाने के लिए महाराज को व्यवस्था में परिवर्तन करने होंगे। परिवर्तन यानी व्यवस्था में थोड़े चेंजेस लाने होंगे। एक तो भ्रष्टाचार के मौके मिटाने होंगे, यानी कि भ्रष्टाचार करने को किसी को मौका ही ना मिले, ऐसी रणनीति तैयार करनी होगी। जैसे ठेका है तो ठेकेदार है, और ठेकेदार है तो अधिकारी को ले घूस है। ठेका मिट जाएगा तो उसकी घूस मिट जाएगी। इसी तरह और भी बहुत सी चीजें हैं। किन कारणों से आदमी घूस लेता है यह भी विचारणीय है। विचारणीय यानी कि विचार करने योग्य है, अर्थात आदमी किस कारण घूस ले रहा है, किस कारण घूस दे रहा है, इन बातों पर भी गौर किया जाना चाहिए। राजा ने कहा, अच्छा, तुम अपनी पूरी योजना रख जाओ, हम और हमारे दरबारी उस पर विचार करेंगे। विशेषज्ञ चले गए। राजा ने दरबारियों के साथ मिलकर भ्रष्टाचार मिटाने की योजना को पढ़ा, उस पर विचार किया। विचार करते दिन बीतने लगे और राजा का स्वास्थ्य बिगड़ने लगा, यानी कि तबीयत खराब होने लगी राजा की। एक दिन एक दरबारी ने कहा, महाराज, चिंता के कारण आपका स्वास्थ्य बिगड़ता जा रहा है। उन विशेषज्ञों ने आपको झंझट में डाल दिया। झंझट यानी कि बेकार की मुसीबत में डाल दिया उन विशेषज्ञों ने आपको, जिसके कारण आपका स्वास्थ्य खराब हो गया। राजा ने कहा, पर करे क्या? तुम लोगों ने भी तो भ्रष्टाचार मिटाने की योजना का अध्ययन किया है, तुम्हारा क्या मत है? राजा ने कहा, तुम्हारी क्या राय है? बताइए, क्या मत है, क्या राय है तुम्हारी भ्रष्टाचार मिटाने के विषय में? क्या उसे काम में लाना चाहिए? दरबारियों ने कहा, महाराज, यह योजना क्या है, एक मुसीबत है। उनके अनुसार कितने उलटफेर करने पड़ेंगे, कितनी परेशानी होगी, सारी व्यवस्था उलट पुलट हो जाएगी। जो चला आ रहा है उसे बदलने में नई नई कठिनाइयां पैदा हो सकती हैं। हमें तो कोई ऐसी तरकीब चाहिए जिससे बिना कुछ उलटफेर किए भ्रष्टाचार मिट जाए। राजा साहब बोले, मैं भी यही चाहता हूँ, पर यह हो कैसे? हमारे पितामह को तो जादू आता था, वह हमें भी नहीं आता। तुम लोग ही कोई उपाय खोजो। एक दिन दरबारियों ने राजा के सामने एक साधु को पेश किया और कहा, महाराज, एक कंदरा में तपस्या करने वाला, कंदरा यानी कि गुफा में, पुरानी गुफा में, एक कंदरा में तपस्या करते हुए इस महान साधक को हम ले आए हैं। इन्होंने सदाचार का तावीज़ पहनाया है। वह मंत्रों से सिद्ध हैं और उसके बांधने से आदमी एकदम सदाचारी हो जाता है, यानी कि उस तावीज को बांधने से आदमी सदा अच्छा काम करने लग जाता है। साधु ने अपने झोले में से तावीज निकालकर राजा को दिया। राजा ने उसे देखा, बोले, हे साधु, इस तावीज के विषय में मुझे विस्तार से बताओ, इससे आदमी सदाचारी कैसे हो जाता है? साधु ने समझाया, महाराज, भ्रष्टाचार और सदाचार मनुष्य की आत्मा में होता है, यानी कि वो तो उसके अंदर है। आत्मा यानी कि उसके अंदर मौजूद है, बाहर से नहीं आता। विधाता जब मनुष्य को बनाता है तब किसी भी आत्मा में ईमानदारी की कल फिट कर देता है और किसी की आत्मा में बेईमानी की। इस कल में से ईमानदारी या बेईमानी के स्वर निकलते हैं, जिन्हें आत्मा की पुकार कहते हैं। आत्मा की पुकार के अनुसार ही आदमी काम करता है। प्रश्न यह है कि जिनकी आत्मा से बेईमानी के स्वर निकलते हैं, उन्हें दबाकर ईमानदारी के स्वर कैसे निकाले जाएं? मैं कई वर्षों से इसी के चिंतन में लगा हूँ। अभी मैंने यह सदाचार का तावीज़ बनाया है। जिस आदमी की भुजा यानी कि बाह, बाजू, भुजा पर यह बांधा होगा, यानी कि बंधा होगा, वह सदाचारी होगा। मैंने कुत्ते का भी प्रयोग किया। यह तावीज गले में बांध देने से कुत्ता भी रोटी नहीं चुराता। बात यह है कि इस तावीज में से सदाचार के स्वर निकलते हैं। जब किसी की आत्मा बेईमानी के स्वर निकालने लगती है, तब इस तावीज के ईमानदारी के स्वर सुनाई पड़ते हैं। वह इन स्वरों की आत्मा की पुकार समझकर सदाचार की ओर प्रेरित होता है। यही इस तावीज का गुण है महाराज। दरबार में हलचल मच गई।
दरबारी उठ उठकर तावीज को देखने लगे। राजा ने खुश होकर कहा, मुझे मालूम नहीं था मेरे राज्य में ऐसे चमत्कारी साधु भी हैं। महात्मन, हम आपके बहुत आभारी हैं। आपने हमारा संकट हर लिया, यानी कि हमारा संकट दूर कर लिया आपने, ऐसा राजा ने कहा। हम सर्वव्यापी, यानी सर्वव्यापी यानी कि सब जगह मौजूद, सर्वव्यापी भ्रष्टाचार से बहुत परेशान थे, मगर हमें लाखों नहीं करोड़ों तावीज चाहिए। हम राज्य की ओर से तावीज़ों का एक कारखाना खोल देते हैं और आप उसके जनरल मैनेजर बन जाएं और अपनी देखरेख में बढ़िया तावीज़ बनवाकर राज्य को सप्लाई करें। राजा का यह सुझाव साधु को पसंद आया। साधु को तावीज़ बनाने का ठेका दे दिया गया। उसी समय 5 करोड़ रुपए कारखाना खोलने के लिए पेशगी मिल गई। राज्य के अखबारों में खबरें छपी, सदाचार के तावीज़ की खोज, तावीज़ बनाने का कारखाना खुला, लाखों तावीज़ बन गए। सरकार के हुक्म से हर सरकारी कर्मचारी की भुजा पर एक एक तावीज़ बांध दिया गया। भ्रष्टाचार की समस्या का ऐसा सरल हल निकल आने से राजा और दरबारी सब खुश थे। एक दिन राजा की उत्सुकता जागी, उत्सुकता यानी कि जिज्ञासा, राजा की जिज्ञासा जागी। उन्होंने सोचा, देखें तो कि यह तावीज कैसे काम करता है। वे वेश बदलकर एक कार्यालय गए। उस दिन 2 तारीख थी, एक दिन पहले ही तनख्वाह मिली थी। वे एक कर्मचारी के पास गए और कई काम बतलाकर उसे 5 रुपए का नोट देने लगे। कर्मचारी ने उन्हें डांटा, भाग जाओ यहाँ से, घूस लेना पाप है। राजा बहुत खुश हुए। तावीज़ ने कर्मचारी को ईमानदार बना दिया। कुछ दिन बाद वे फिर वेश बदलकर उसी कर्मचारी के पास गए। उस दिन 21 तारीख थी, महीने का आखिरी दिन। राजा ने उसे 5 का नोट दिखाया और उसने लेकर जेब में रख लिया। राजा ने उसका हाथ पकड़ लिया, बोले, मैं तुम्हारा राजा हूँ, क्या तुम आज सदाचार का तावीज़ बांध कर नहीं आए? बांधा है सरकार, यह देखिए। उसने आस्तीन चढ़ाकर तावीज़ दिखा दिया। राजा असमंजस में पड़ गया, असमंजस यानी कि परेशानी में पड़ गया, दुविधा में पड़ गया। फिर ऐसा कैसे हो गया? उन्होंने तावीज़ पर कान लगाकर सुना। तावीज़ में से स्वर निकल रहे थे, अरे आज 31 है, आज तो ले ले। तो बच्चों, हरिशंकर परसाई द्वारा लिखी ये कहानी हमें समझाती है कि सही और गलत क्या होता है। भ्रष्टाचार सब जगह मौजूद है, लेकिन वो किया किसने? हमने ही किया है। दूसरों पर आरोप लगाना बेकार है। भ्रष्टाचार को मिटाना है तो हमें स्वयं अपने नियमों को सुधारना होगा, अपनी नियमावली में सुधार लाना होगा। ये सबको व्यक्तिगत रूप में करना होगा। उम्मीद करती हूँ ये कहानी आपको पसंद आई होगी। अब इसका अभ्यास कार्य आप स्वयं कीजिए।